ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी लीडर को इनफरादी तौर पर मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आज आपको खुले तौर पर मेरी जो बात है आज, मैं किसी लीडर का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर तनकीद नहीं किया, किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया हूँ, किसी का इस्तीफा की मांग नहीं किया हूँ। मैंने इतना कहा है कि आप जो मुझे गद्दार कहकर चंद लोग हीरो बनने का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए गया था। मैं उस सियासत में ही नहीं जाऊँगा। आप एडवांटेज ले रहे हैं। कोई जीत, अगर कांग्रेस जीत रही है इंशाल्लाह, अगर नहीं मुझे तो पूरा इसका सहरा आप बांध लें, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम किसी भी जगह, किसी भी हल्के में क्यों ना हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने काम किया है और बीजेपी की मुखालिफत नहीं किया है। और जब पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहाँ, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वाज़ेह तौर पर कहूँगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। चंद लोग अपना सरमाया लगा रहे हैं, चंद लोग अपनी मेहनतें, अपना पसीना, अपना जज्बा किसको जिताने के लिए? बीजेपी को जिताने के लिए, आरएसएस को जिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए। नहीं, सुनिए, ये बात नहीं है। आप कुर्बान बार कहाँ जा रहे हैं? सुनिए मेरी बात। नहीं, आप सुनिए। देखिए किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, उन सबको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। किसने क्या जिम्मेदारी निभाई और किसने नहीं निभाई, उनको भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद ने दावनगिरे दक्षिण उपचुनाव को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिससे कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में हलचल मच गई है। रिजवान अरशद ने सीधे तौर पर स्वीकार किया है कि दावनगिरे में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न मिल पाने के असली जिम्मेदार खुद मुस्लिम नेता ही हैं। दावनगिरे दक्षिण के दंगल को लेकर मचे घमासान के बीच रिजवान अरशद ने आत्ममंथन करते हुए अपनी ही जमात के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वहां मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि विचारधारा का था। कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे सलीम अहमद, तनवीर सेठ, NA हारिस, रहीम खान और यासिर पठान वहां सिर्फ इसलिए डटे थे ताकि बीजेपी और RSS को शिकस्त दी जा सके। रिजवान अरशद ने साफ कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस की तायीद करना हमारा बुनियादी फर्ज था, लेकिन टिकट वितरण की रणनीति में हम बुरी तरह नाकाम रहे। रिजवान के धमाके, रणनीति में बड़ी चूक। रिजवान ने खुलासा किया कि मीटिंग में मुस्लिम नेताओं ने केवल एक नाम अब्दुल जब्बार साहब का प्रस्ताव रखा, जबकि नियमानुसार 4-5 काबिल नामों का पैनल भेजा जाना चाहिए था। स्थानीय प्रतिभा की अनदेखी, स्थानीय उम्मीदवारों एस्पिरेंट्स की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। रिजवान ने माना हमने एक व्यक्ति के लिए टिकट मांगी, समाज के लिए नहीं। सामूहिक विफलता, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जमीर अहमद, नसीर अहमद, तनवीर सेठ और खुद वो यानी रिजवान इस विफलता के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। विधायक अरशद ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दावनगिरे एक अमन पसंद शहर है, लेकिन वहां कुछ लोग खुलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटों के बंटवारे का कैंपेन चला रहे थे। रिजवान के मुताबिक अगर RSS समर्थित उम्मीदवार जीतता तो शहर का अमन और भाईचारा खतरे में पड़ सकता था। ये हमारी नाकामी है कि हमने सियासी दूरदर्शिता के साथ काम नहीं लिया। हमने मुख्यमंत्री के सामने विकल्प ही नहीं रखे। अगर हम वाकई कौम की नुमाइंदगी चाहते तो हम पैनल ऑफ नेम्स देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाल ही में हुए रियासत कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात 2 और उसमें खुसूसन दावनगिरे साउथ का जो इलेक्शन हुआ है, उसको लेकर
बहुत सारी सियासत हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोली और कही जा रही हैं, और उस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारी तनकीद भी की है कि आप वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए, क्या करना चाह रहे थे। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पार्टी के सारे लीडर्स, चाहे सलीम अहमद साहब हों, तनवीर सेठ साहब हों, एम.ए. हारिस साहब हों, बिल्किस बानो साहिबा हों, रहीम खान साहब हों, और एक नौजवान एम.एल.ए. यासिर पठान हों, हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। और कहीं भी क्यों ना हो, जब किसी मुकाबले की बात होती है और हमारे सामने बीजेपी और आरएसएस खड़ी है, तो हम इस बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस की तायद करना, कांग्रेस का प्रचार करना और बीजेपी को शिकस्त देना, ये हमारा बुनियादी फरीज़ा है। वो फ़र्ज़ हमने निभाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद कि हमारे लोगों का वोट बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इसको बांटकर बीजेपी को सीधा इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा कि 8-10 दिन जो हम दावनगेरे में रहे, हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन कर रहे थे, मुत्तहिद होने की नहीं, वोट बांटने की कैंपेन कर रहे थे और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। एक अमन पसंद शहर दावनगेरे, जहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी अक़लियतों की, खुसूसन मुसलमानों की, जिस शहर का पहला पिछले ज़माने में भयंकर फ़िरक़ावाराना फसादात का रिकॉर्ड रहा है, ऐसे शहर का अमन क्या बीजेपी जीत कर कोई आरएसएस का बंदा अगर एमएलए बन जाए तो क्या वो अमन भाईचारा बरकरार रहेगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता देते, एक आरएसएस के बंदे को इख्तिदार दे देते? क्या इस कौम के मुफाद के लिए ये सही है कि हम आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को जितवाकर हम कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को जिता देते? ये अलग बात है कि हमने वो सीट पूछी थी और जब तक सीट पूछे हम सब मुत्तहिद थे, सारे लीडर्स ने मिलकर वो सीट पूछी। एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए वो सीट पूछी गई और ये हमारा हक़ था कि हम सीट पूछें, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमें मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, नुमाइंदे को अगर टिकट नहीं मिली, तो इसके सीधे ज़िम्मेदार हम सब मुस्लिम कायदीन हैं, हम सब हैं, जिसमें ज़मीर अहमद साहब भी हैं, नसीर अहमद साहब भी हैं, मैं भी हूँ, तनवीर सेठ साहब भी हैं, हारिस भाई भी हैं, सारे जितने भी कायदीन हैं। क्योंकि जब कोई सीट, हाँ हमारी आबादी है,
और हम वो सीट लेना चाहते हैं, 40 साल से किसी और कौम के पास है, तो कितनी मसलियत आमेज़ी से हमें काम लेना चाहिए था। क्या हमने वो काम ऐसे लिया? ये मेरा पहला सवाल है। जब मुस्लिम MLAs की मीटिंग हुई, MLCs की मीटिंग हुई इसी इलेक्शन के मुताल्लिक़, और ये गुफ्तगू की गई कि किसका नाम हम आगे करेंगे, तब सिर्फ एक लीडर का नाम प्रपोज करने की बात हुई। वो है जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जो MLC हैं, उसी दावनगिरी शहर से हैं और सिटिंग MLC भी रहे हैं अभी। हालांकि अगर हम उस सीट को लेने के लिए बहुत संजीदे होते, अगर हम संजीदगी से काम लेते, तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नाम दे सकते। एक पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए था। लेकिन उस मीटिंग में तय किया गया कि सिर्फ एक ही नाम बोलेंगे और जब्बार साहब का ही नाम बोलेंगे और किसी का नाम नहीं लिया जाए। यह हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने MLAs और MLCs जो उस वक्त उस मीटिंग में आए थे, हालांकि हमारा नौजवान MLA पठान ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें सबका नाम लेना चाहिए, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं उन सबका नाम देना चाहिए, पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए। तो उनकी बात को भी नज़रअंदाज करके और उन पे थोड़ा जोर डाल के कि ऐसा कैसे होगा, हम एक ही नाम देंगे, एक ही नाम हम पार्टी में लेकर गए। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले उस दिन हम वहीं से, और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी एक ही नाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पूछा कोई और है आपकी नज़र में, तो एक हमारे सबसे सीनियर कायदीन में से एक ने कहा, सर आप अगर जब्बार साहब को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो किसी और कौम को दे दीजिए, चाहे आपकी कौम क्यों ना हो, आप दे दीजिए। ये सबके सामने हुआ है, ये कोई बंद कमरे में अलग सिर्फ वो और CM नहीं थे, कहीं सुनी बात नहीं है। मैं भी सामने हूँ, दूसरे MLAs भी सामने हैं। अगर हम सीरियस होते कि ये सीट लेना है, तो हम सबको क्या करना चाहिए था? सीनियर कायदीन को कम से कम क्या करना चाहिए था कि दावनगिरी में कितने लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो सीरियस हैं, उनको बुलाना चाहिए था, बेंगलोर बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या एस्पिरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन लड़ना चाहता है, किसकी क्या कैपेसिटी है? एक पैनल ऑफ नेम्स बना दिया गया? नहीं, कोई एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई पैनल ऑफ नेम्स नहीं बताया गया, दिया गया पार्टी को सिर्फ एक नाम। तो हमने एक लीडर के लिए टिकट मांगी, एक फ़र्द के लिए टिकट मांगी, हमने कौम के लिए टिकट नहीं मांगी। अगर कौम का MLA चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा बने, हम 2 से 4 नाम दे सकते थे, या हम ये कहते मल्लिकार्जुन को, ठीक है 4, आप इतने साल हमारे वोट से आप बनते आए हो, आप ही क्या कोई साथी, कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ जो जुड़ा है उसी को दे दो, हम काम करेंगे। ये भी तो बात हो सकती थी। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़कर ये कह रहा हूँ कि हमारी नाकामी है और हमने सियासी बसीरत के साथ काम नहीं किया, दूरंदेशी के साथ हमने उस वक्त पे फैसले नहीं लिए, कोई मसलिहत हमारे फैसलों में नहीं थी, और वो सीट चली गई। और जिस दिन उस सीट को
उन्हीं को देने का फैसला किया गया। उस दिन ईद के दिन भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें हम सब थे, ज़मीर साहब थे, नसीर साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैं था, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे, हम सब थे जो नहीं थे, जिनको फ़ोन पे बाद में बात किया गया। उसमें कुछ बात हुई कि हमारी आज हम नहीं दे पा रहे हैं। आपने भी एक नाम प्रपोज़ किया है, उनका और मल्लिकार्जुन का आपसी रंजिश है, वक्त की कमी है, हम सीट यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी कौम का, हमारी कौम का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी बात हुई। और सब ने आखिर में कहा ठीक है, पार्टी का अगर ये फैसला है तो हम सब पार्टी के साथ खड़े हैं। ये बात हुई। अगर वहीं हम तकरार करके, अगर वहीं हमें इतना, हम उस मीटिंग को बाइकआउट करके आ जाते, जिस मीटिंग में सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, सुरजेवाला साहब थे। ऐसा नहीं कि हमें बुलाकर बताया नहीं गया, बात नहीं की गई, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। जब आखिर में एक पार्टी का फैसला होता है और उस फैसले में हम भी शुमार हैं और हमारे सामने होता है और हम सब ने हाँ भरी है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है कि गलत बात है, ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। और जब पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहाँ, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? तो कल आरएसएस बीजेपी को हराना कौम के मुफाद में है, और उन आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी है। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वाज़ेह तौर पर कहूँगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमने कभी उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफ़ा मांगा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नज़र रखेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफ़ा मांगा गया हमारी तरफ से, जानिब से। पार्टी जो करती है वो उनके और पार्टी के दरमियान की बात है। वैसे तो पूरे रियासत में हमारे भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हवा के झोंके में आए हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, ज़मीन से काम कर कर उभर कर आए, हम भी सही गलत की तमीज़ भी रखते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ी जिद्दोजहद कर कर यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी पर, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, किसी फ़र्द की मेहरबानी पर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो क्या हमारी क़यादत का मयार इतना ही है? अगर मान लीजिए मैं तनकीद भी करता हूँ किसी की, तो जमहूरियत में कोई किसी की तनकीद नहीं कर सकता। सवाल उसी से होता है जो इक़्तिदार में है, तो आप उसका जवाब इस तरीके से देंगे। ये अलग बात है कि हमारी तालीम और तरबियत जो है, जिस तहज़ीब के साथ हमें पाला पोसा गया है, वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम उस तरीके का काम उसी अंदाज में उसका जवाब दें। ये अलग बात है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस कौम को
उसके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना है, जिसका मुकाबला हमें करना है। SIR एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है इसी महीने में। SIR नहीं है, NRC है ये पीछे के दरवाजे से। आप उस RSS BJP को जिताने के लिए चंद लोग अपना सरमाया लगा रहे हैं, चंद लोग अपनी मेहनतें, अपना पसीना, अपना जज्बा, किसको जिताने के लिए? BJP को जिताने के लिए, RSS को जिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए कि एक नादान कौम को आप समझ गए कि सब लोग नादान हैं, कोई समझ नहीं सकता, कोई आप अपने हमारे सियासी इख्तिलाफात कुछ भी हों, हमारा सियासी मुफाद कुछ भी हो, लेकिन जब हमें इस कौम की फलाह का फ़ैसला लेना है, सोचना है, तो बहुत दूर तक सोचना हो। इसके दूर पा नताइज क्या होंगे अगर एक दावनगरे जैसे एक अमन पसंद शहर में अगर हम RSS का बीज पेर कर उस पौधे को फल फूलने के लिए खाद डालकर, पानी डालकर उसको बड़ा कर आ गए, तो हम तो बेंगलोर आ जाएंगे वापस, हम तो अपने अपने जगह चले जाएंगे, लेकिन झेलेगा कौन इन्हें वहाँ? ये भी तो सोचना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि पहली बात, अगर वो सीट हमारे नुमाइंदे को नहीं मिली, मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं मिली, तो उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। मैं किसी एक दो लोगों को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मिला करके बोल रहा हूँ, हम सब हैं। दूसरी बात, जब सीट का फ़ैसला हो गया, उस फैसले में हम सबको साथ में एक टेबल पे बिठा करके फ़ैसला किया गया और हमें कॉम्पनसेट कैसा किया जाएगा इस कौम को, उसका भी कुछ फार्मूला बताया गया। वो पार्टी के अंदर की बात है, ये सब हम सब मिल गए। और तीसरी बात, जब इलेक्शन शुरू हो गया, तो जब फाइट हमारी जो है BJP के खिलाफ है, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? और हमें जो सही लगा कि कांग्रेस जीतनी चाहिए और BJP RSS हारनी चाहिए, वो हमने किया। तो इतनी ही मैं बात कहना चाह रहा था, अगर कुछ है तो आप। सर, एक सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि फाइनल डिसीजन से पहले अक़लियती लीडर्स ले MLA सब बैठे थे, उसमें यासिर पठान साहब ने उस बात की मुखालिफत की और नाम देने की। उस मीटिंग को लीड कौन कर रहे हैं? नसीर अहमद साहब थे, ज़मीर अहमद साहब थे, सब थे, क्योंकि फाइनल मतलब एक आम राय बनती है, सीनियर लीडर्स हैं, जब वो लोग फ़ैसला लेते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, तो फ़ैसला लिया गया उस तरीके से। हालांकि हम उसमें मुतमईन नहीं थे, क्योंकि समझ में आता है, अगर आप एक फ़र्द के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या हमें एक मुस्लिम नुमाइंदा चाहिए, ये BCDE ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इसमें से दीजिए, नहीं है मल्लिकार्जुन पे छोड़ देते हैं कि आप चुन कर दे दीजिए। ऐसा होना चाहिए था ना। यही आप क़यादत किसको कहते हैं? जो पूरी मसलिहत के साथ काम करे और किसी का भी फॉलोअर क्यों ना हो, किसी का भी फॉलोअर क्यों ना हो, हमारी कौम का नुमाइंदा बनना चाहिए, ये हमारा मंशा होना चाहिए। और ये मैं खुलकर कह रहा हूँ, ये कोई सब लोग उसके गवाह हैं, विटनेस हैं, और कोई इससे नकार नहीं सकता। ये सब हमारा फेलियर है कि हम वो सीट नहीं ले पाए। आखिर में अनवर बादशाह का नाम आया, ये कैसा? वो हमारे सामने बात नहीं हो पाई। बताया हमें बाद में, लीडर्स ने बताया कि ज़मीर साहब ने आखिरी में, ज़मीर साहब और नसीर साहब ने, अगर जब्बार साहब का नहीं होता तो अनवर बादशाह का नाम प्रपोज़ किया था। वो हमारे सामने नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि वो मीटिंग में जिक्र नहीं हुई, क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, इसीलिए उनका नाम सीरियसली नहीं लिया गया। यह हमें बाद में पता चली। उस मीटिंग में सिर्फ एक ही नाम, जब्बार साहब का नाम,
और इनको नहीं तो आप किसी को भी दे दें, इस तरीके की बात की गई। एक सीनियर लीडर ने की, अगर सीएम साहब को की कि अगर आप जब्बार साहब को नहीं देते तो आपकी कौम को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम। सर इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब्बार साहब वाहिद शख्स कम्युनिटी है क्या? नहीं, मैं क्या है, वो भी दावनगिरे में है, तीसरी बार एमएलसी हैं, हमारी पार्टी से ही है। चूँकि वहाँ पे हम सीट नहीं दे पा रहे थे, पार्टी ने उनको एमएलसी बना रखा था, ये और उनका भी हक़ है पूछना, कोई उसके हर्ज नहीं है। लेकिन एज ए कम्युनिटी लीडरशिप जब हम बैठते हैं, जब हम फैसला लेते हैं कि हम पार्टी से कैसे बात करें, तब हमारा रोल क्या होना चाहिए, किस नवीयत से हमें बात करनी चाहिए, कैसे उसको प्रपोज़ करना चाहिए, कितने नाम प्रपोज़ करने चाहिए। अगर आप एक नाम पे स्टिक हो जाएं तो आप कौम के लिए नहीं मांग रहे, आप उस फ़र्द के लिए मांग रहे हैं। अगर हम कहते ठीक है जब्बार साहब से नहीं आज हालात नहीं है साजगार, ठीक है फ़लाँ आदमी को बता दीजिए, फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ आदमी, ये 5 नाम हम दे रहे हैं। नहीं, ये 5 भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मल्लिकार्जुन से पूछ लीजिए, उन्हीं का कोई फॉलोअर होगा, उन्हीं का कोई साथी होगा, उनका दोस्त होगा, पार्टी का लीडर जो उनके साथ जुड़ा है, कोई बात नहीं, हमारा कौम का आदमी होगा तो उसको आगे लाएं, हम सब मिलके काम करें। सर आप जब कह रहे हैं मल्टीपल नाम रखना चाहिए था, आप भी उसमें थे मीटिंग में, सारे मुस्लिम लीडर थे, सबको इख्तियार था नाम रखने का, एक ही नाम के पीछे आप क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता, सब लोग अलग अलग जाकर। नहीं सर, जब मीटिंग हुई माइनॉरिटी लीडर्स की, सारे एकजुट होकर बैठे थे, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब फैसला एक ही नाम के लिए सब सीनियर्स मिलकर कहते हैं कि नहीं एक ही देना चाहिए, तो आप अलग अलग जाकर सबको नाम अलग अलग नहीं दे पाते। उतना ही तो कम से कम हम लोगों में एक मिनिमम डिसेंसी जिसे कहते हैं वो मेंटेन करना चाहिए। तो क्या आगे जाकर क्या पैगाम देंगे पार्टी लीडरशिप को, क्या हम अगर अलग अलग जाकर अलग अलग लोगों का नाम देंगे? तो ये हमें ये सबक सीखना है, ये आखिरी नहीं है। इसके बाद ऐसे कई हल्के आएंगे जिनमें हमें हमारे नुमाइंदों को आगे रखकर सीट लेनी होगी, जिताना होगा। हम लोग 9 लोग जीत के आए थे, हम सब मिलकर खड़े रहे, यासिर पठान जीत के आए, 10 हुए। ऐसे कई मौके आएंगे आगे भी, लेकिन जो गलतियां हमने की हैं उसका एतराफ़ भी होना चाहिए, उसको सही भी करना चाहिए, और लोगों में गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि चंद लोग हैं जो कौम के कैंडिडेट के लिए, नुमाइंदगी के लिए लड़ रहे हैं, चंद लोग नहीं लड़ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन फ़र्क क्या था कि हमने जो फैसला ले लिया कि एक आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल लोग 5-7 अच्छे एस्पिरेंट्स थे, हमने कभी उनकी मीटिंग नहीं बुलाई। उनको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी, एक लिस्ट पैनल ऑफ नेम बनाने चाहिए थे। सिर्फ नाम मुस्लिम को दीजिए बोल के आप एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। नाम नहीं देना चाहिए था। नहीं, नाम एक नाम नहीं, 5-7 नाम देने चाहिए थे, ठीक है। और ये भी कहना चाहिए था ये 5-7 नाम में से कोई सूटेबल नहीं है तो उसी को मल्लिकार्जुन से बात कर आप करें। ये नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये मामला जो अब्दुल जब्बार साहब तक महदूद था। अब लेकिन तलवार जो है नसीर अहमद पर लटक रही है, एक लीडर खत्म हो रहा है, खत्म कोई बात नहीं। आरएसएस और नहीं, सुनिए, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप कुर्बान हमारे कहाँ जा रहे हैं? सुनिए मेरी बात। नहीं, आप सुनिए। कोई एक लीडर इतने साल नुमाइंदगी किया है और आज किसी और को भी मिलेगा, वो भी वही काम करेगा, वहाँ बैठकर नुमाइंदगी करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक फ़र्द पर ये पूरी कौम का मुस्तक़बिल उसी के कंधों पर, ऐसा नहीं होता है। ये जो है पार्टी और उन लोगों के बीच की बात है, ठीक है। हमारे तरफ से ना किसी के पर शिकायत की गई है, ना किसी के एक्शन की बात की गई, ना शिकायत की गई, ना, बहुत खुले तौर पर हम कह रहे हैं। नहीं,
ठीक है। नसीर अहमद भी एक सीनियर लीडर हैं काफ़ी। नहीं, वो और उनकी वो और पार्टी के बीच कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा वो बात करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। साहब का इंतजार सिर्फ माइनॉरिटी विंग तक है या काउंसिल से भी इस्तीफा देंगे? नहीं, देखिए, वो माइनॉरिटी विंग से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें इख्तिदार है वो उन्होंने रखा है अपने पास। जी वही और एहतजाज अगर दर्ज कराना था तो काउंसिल से। सब बागलकोट से जो रिपोर्ट्स आया है, नसीर अहमद साहब वहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी गई थी जो भी है, तो 15 दिन तक वहाँ पर रहकर उन्होंने रात देखिए किसको क्या, देखिए किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी उन सबको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। किसने क्या जिम्मेदारी निभाई और किसने नहीं निभाई उनको भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है, ठीक है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी लीडर को इनफरादी तौर पर मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आज आपको खुले तौर पर, मेरी जो बात है आज, आपने मेरे दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कन्नड़ा में भी देखे होंगे, इंग्लिश में भी देखे होंगे। मैंने आप लोगों से बात नहीं की थी, आज मैं कर रहा हूँ। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लिया हूँ, किसी के ऊपर तनकीद नहीं किया हूँ, किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया हूँ, किसी का इस्तीफ़ा की मांग नहीं किया हूँ। मैंने इतना कहा है कि आप जो मुझे गद्दार कहकर चंद लोग हीरो बनने का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए गया था। देखिए, हमेशा से जो उभरता है, जो सामने की बात करता है, मुस्तकबिल की बात करता है, ठीक है, और जिसमें सलाहियत है उसी को टारगेट किया जाता है। और जिसमें सलाहियत है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ कि क्या, मैं जानता हूँ जो लोग जिनको उकसाकर मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो डलवा भी रहे हैं या किसी और के खिलाफ भी डलवा रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि क्या सियासत है। वो लोग नादान हैं बेचारे, वो समझते नहीं हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जमहूरियत में सबको अपना अपना काम करना ये उनका फ़र्ज़ है, वो करें। लेकिन खुदरत का क़ानून भी ये है कि जो उभरता है उसी को टारगेट किया जाता है। जिसके पास जज्बा है, जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास दूरंदेशी है, उसी को टारगेट किया जाता है। और जो टारगेट किया जाता है, जो टारगेट का शिकार होता है, वही लीडर बन के उभरता है। इनसिक्योर जो लीडर होता है, जिसे एहसास कमतरी है, वो परेशान होता है। जो सिक्योर्ड होता है वो परेशान नहीं होता है, इस चीज़ से घबराता नहीं है। क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर है, इस कौम को किस ऑर्गेनाइजेशन से परेशानी है, हमारा दुश्मन कौन है, इस मुल्क का दुश्मन कौन है, इस मुल्क के समाज को कौन तोड़ना चाह रहा है, कौन इस समाज में जहर घोलना चाह रहा है। यही बीजेपी आरएसएस है। इसके खिलाफ लड़ाई कोई भी कुर्बानी क्यों ना हो देकर करनी चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। तो इलेक्शन का जो है रिजल्ट नहीं आया, तो अभी वक्त है नताइज को ऐलान होने में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सीनियर लीडर के खिलाफ खुलेआम कार्रवाई की जा रही है। और इससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीडर्स मुत्तहिद नहीं हैं, इंतशार में मुब्तला हैं। तो एक के बाद एक क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीडरों को ख़त्म करते हुए आ रही है? कि ये आपका नरेशन है, चंद लोगों के कारनामों को छुपाने के लिए आपका ये नरेशन है। पार्टी जानती है, पार्टी का एक अलग सब्जेक्ट है, आम लोगों को सही डायरेक्शन कैसे? देखिए, जितने लोगों ने जिन्होंने भी वहाँ पे खुले तौर पर या अंदर बाहर कर अंदर चेहरा कुछ रखकर वहाँ पे कुछ और करवाया है, ये सब आखिरकार बीजेपी को जिताना चाह रहे थे। क्योंकि कोई और पार्टी नहीं थी, मुकाबला दो ही पार्टियों में था। जितने दूसरे पार्टियां थी वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए लड़वाया जा रहा था, ठीक है। ये बेसिक मैथ है। या तो आप बीजेपी के साथ थे या तो कांग्रेस के साथ थे, वहाँ वही उतनी ही सियासत थी जो एक छोटा बच्चा भी अगर समझ सकता है, जिसको शऊर है, वो बता देता। और हमने बीजेपी की मुखालिफत की है और कांग्रेस पार्टी का काम किया है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, आने वाले दिन वो बताएंगे। अगर खुदा ना करे वहाँ पे
हमने काम ना किया होता तो आज बीजेपी जीतने की पोजीशन पे आ जाती और एक अमन पसंद शहर जहाँ पे हमारी कौम मेहनत कर मशक्क़त कर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, उनके लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर डालकर हमारी सियासत के लिए, हमारी क़यादत को साबित करने के लिए, हमारे सियासी मुफाद के लिए हम उन पर ये मुसीबत, बीजेपी आरएसएस वाली मुसीबत उन पर आयत कर हम आ जाते हैं। अनानियत के लिए कौम को दाव पर लगा दें। बिल्कुल होता है। से ही क़याम करके इलेक्शन चलाने के बाद अब इन पोलिंग के बाद आपने जो असेसमेंट किया वो क्या है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हालांकि वोट बांटने का बहुत बड़े एफर्ट्स हुए, बहुत बड़ी कोशिशें हुई हैं, थोड़ा वोट बटेगा भी, लेकिन इतना नहीं बटेगा कि हम शिकस्त हो जाएं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और बीजेपी को इस बार वो कुछ उम्मीद में बैठे हैं बीजेपी के लोग कि हम कैसे भी इनमें मुसलमानों में फूट पड़ गई है, खुद मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन सारे बीजेपी के वर्कर से, कायदीन से कहना चाहूँगा कि ये आप जो खुश होकर आपके घरों में बैठे हैं, 4 तारीख के दिन आप बीजेपी के लोग मायूस होंगे। सर एक और सवाल भी है। एक तरफ जो है बिहाइंड द स्क्रीन कांग्रेस को हराने की पूरी कोशिश की गई, फिर भी जो है कॉइन को एयर में रखा गया है, मतलब सिक्के को उछाला गया है। अगर कांग्रेस जीतती है तो एडवांटेज भी ले लें, यानी आमतौर पर जैसे शहीदों में उंगली कटा करके नाम ले लेना, इस तरह का भी। देखिए मैं उस सियासत में ही नहीं जाऊँगा। आप एडवांटेज ले लें, अगर कांग्रेस जीत रही है इंशाल्लाह, अगर नहीं मुझे तो पूरा यकीन है, इसका सहरा आप बांध लें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम किसी भी जगह किसी भी हलके में क्यों ना हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने काम किया है और बीजेपी की मुखालिफत नहीं किया है।